Welcome to our classes. This is Yashwant Kumar, and in this class we will read about फाइबर टू फैब्रिक। इस क्लास में हम लोग फाइबर से फैब्रिक के बारे में जानेंगे। फाइबर टू फैब्रिक होता क्या है, फाइबर डेट मीन्स रेशा एंड फैब्रिक डेट मीन्स कपड़ा। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइबर क्या होता है और कपड़ा क्या होता है, कैसे फाइबर से कैसे किसी रेशे से किसी कपड़ा का निर्माण किया जाता है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे फाइबर। तो फाइबर वो होता है, वो नेचुरल फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर, और अदर वन की आर्टिफिशियल फाइबर, और इसी को हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। तो पहला होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है आर्टिफिशियल फाइबर जिसे हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। नेचुरल फाइबर जो होता है, द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनी नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। वैसे नेचुरल फाइबर, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, द फाइबर विच आर obtained from any natural resources। वैसा फाइबर जिसे हम किसी भी नेचुरल तरीके, किसी भी नेचुरल मतलब प्राकृतिक चीज़ से हम उसे ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे नेचुरल फाइबर बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल में हो गया कॉटन, जूट, सिल्क। अब ये कॉटन हो गया, कॉटन को हम कॉटन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। जूट हमें जूट के खेतों से मिलती है, जूट के पौधों से, जूट के छिलकों से हमें जूट का जो मतलब रेशा होता है वो प्राप्त होता है। सिल्क जो होता है हमें सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। तो सिल्क वर्म भी क्या है, सिल्क वर्म भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचर से ही सिल्क वर्म को भी प्राप्त करते हैं, जिससे हम सिल्क को प्राप्त करते हैं। तो द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनी नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। एंड अदर वन इज, सेकेंड हो गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल फाइबर, इसका हो जाएगा द फाइबर which obtained by any chemical reaction। वैसा फाइबर जिसे हम किसी केमिकल रिएक्शन के जरिए ऑब्टेन करते हैं, वैसे फाइबर को आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। जैसे आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर में आते हैं, जैसे हो गया फॉर एग्जांपल रेयॉन, नाइलॉन, डॉट 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 ET। तो वैसा फाइबर जिसे हम किसी आर्टिफिशियल तरीके से किसी केमिकल प्रोसेस के जरिए प्राप्त करते हैं, वैसे फाइबर को हम लोग सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हैं। एंड अब आगे बढ़ते हैं। एक जो होता है नेचुरल फाइबर होता है, नेचुरल, एंड सेकंड आर्टिफिशियल।
और एक बात जानते हैं, नेचुरल फाइबर भी दो प्रकार के होते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर आल्सो इन टू टाइप्स। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है नेचुरल फाइबर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है प्लांट फाइबर, फाइबर, और दूसरा होता है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर। अब प्लांट फाइबर क्या होते हैं, एनिमल फाइबर क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो प्लांट फाइबर, द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। वैसा फाइबर जिसे हम प्लांट से प्राप्त करते हैं उसे हम प्लांट फाइबर कहते हैं। जैसे द प्लांट, द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। एग्जाम्पल में ले लेते हैं कॉटन, जूट, सीड। ये सब क्या हो गया, प्लांट फाइबर हो गया। वैसे फाइबर जिसे हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। एंड द फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वैसा फाइबर जिसे हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उसे हम एनिमल फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया सिल्क। ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ये इसका डेफिनेशन हो गया, और ये एग्जाम्पल हो गया, ये डेफिनेशन हो गया। प्लांट फाइबर, द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर, एंड द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। वैसे फाइबर जिसे हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उसे प्लांट फाइबर बोलते हैं, और वैसे फाइबर जिसे हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उसे एनिमल फाइबर। तो कॉटन और जूट जो हो गया ये प्लांट फाइबर का प्रकार हो गया, और इसी प्रकार सिल्क और ऊल जो हो गया ये एनिमल फाइबर का प्रकार हो गया। तो अब हम प्लांट फाइबर, कॉटन और जूट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एनिमल फाइबर्स के बारे में थोड़ा सा इस चैप्टर में जानेंगे, और एनिमल फाइबर के बारे में आपको अगले क्लास की वीडियो में बताई जाएगी और आपके अगले सिलेबस में आएगा। लेकिन अभी आपको जो पढ़ना है वो कॉटन, जूट और सिल्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो इसी के बारे में आगे चर्चा होगी। कॉटन होता है, हम लोग कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन का कपड़ा जो होता है वो बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट होता है। जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं जनरली ये कपड़ा कॉटन से बनता है। और कॉटन होता क्या है, ये कहाँ से आता है, तो इसके बारे में तो मैंने बता दिया, प्लांट से आता है। लेकिन होता कैसा है, तो कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है बहुत बड़े एरिया में, और उस कॉटन को कल्टीवेशन करने के बाद जब उसमें बॉल आते हैं जिसे कॉटन बॉल बोला जाता है, कॉटन बॉल बोला जाता है, वो जब मैच्योर हो जाता है तो उसे हम काट करके और फिर उसे गिनिंग के प्रोसेस से उससे बीज को सेपरेट करते हैं। फिर उसके बाद उससे कॉटन के रुई को अलग करते हैं, और फिर उसके बाद उसका स्पिनिंग होता है, वीविंग होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है उससे कोई कपड़ा तैयार किया जाता है। तो पहले कल्टीवेशन ऑफ कॉटन जो है, कॉटन के लिए होगा सबसे पहला कल्टीवेशन क्या होता है, कॉटन का प्लांट उसी जगह पे हो सकता है जहाँ ब्लैक सॉइल, मॉडरेट रेनफॉल और वार्म क्लाइमेट जहाँ पे होगा वहीं पे कॉटन की खेती होती है। तो कॉटन की खेती के लिए सबसे प्रमुख जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ें हैं जो ब्लैक सॉइल का होना, दूसरा वहाँ पे बारिश जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, और तीसरी बात है वहाँ का जो क्लाइमेट है
उसे गर्म रहना चाहिए, जिसके कारण ही ये संभव हो सकता है। नहीं तो, और इसका जो मेन राज्य है जिसमें आता है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब मेन राज्य है जहाँ पे कॉटन की खेती की जाती है। तो कॉटन प्लांट्स रिक्वायर कॉटन प्लांट्स रिक्वायर black soil, warm climate and moderate rainfall। अब कॉटन के प्लांट को ग्रो करने के लिए में ब्लैक सॉइल, वार्म क्लाइमेट और मॉडरेट रेनफॉल की आवश्यकता होती है। और कॉटन का प्लांट जो होता है वो जब तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो कॉटन बॉल्स जो आते हैं उस कॉटन बॉल्स को उस प्लांट से जो है अलग कर लिया जाता है। सबसे पहले कॉटन बॉल को कॉटन के प्लांट से अलग किया जाता है। उसके बाद उस प्रोसेस को कॉटन बॉल से, कॉटन बॉल को कॉटन प्लांट से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे हार्वेस्टिंग बोला जाता है। तो स्टेप फर्स्ट जो होता है, स्टेप रिक्वायर्ड फॉर कॉटन क्लॉथ्स। तो फर्स्ट में हो जाएगा कल्टीवेशन। सबसे पहले कल्टीवेशन की जाती है। कल्टीवेशन का मतलब होता है इसकी उपज करवाना, इसकी खेती करवाना। कॉटन प्लांट का सबसे पहले उपजा होती है, मतलब उसकी खेती होती है। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, इसमें मैच्योर कॉटन बॉल्स होते हैं। मैच्योर कॉटन बॉल्स, इसमें जो भी मैच्योर कॉटन बॉल्स होते हैं उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और हार्वेस्टिंग के बाद एक प्रोसेस आता है जिसे हम गिनिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोसेस आता है गिनिंग। गिनिंग में क्या होता है, वी सेपरेट कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन। इसमें क्या किया, सेपरेशन ऑफ कॉटन सीड। इससे क्या होता है, कॉटन सीड का सेपरेशन किया जाता है। उस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग प्रोसेस में क्या होता है, कॉटन सीड से हम कॉटन को सेपरेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है, उस कॉटन को एक जगह मोड़ करके, मतलब उस कॉटन का जो रेशा होता है, और फाइबर क्या होता है, फाइबर इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट yarn मेड ऑफ फाइबर। एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे धागा बनता है किसी भी धागा। उसी प्रकार कॉटन के रेशे को क्या किया जाता है, उसे एक साथ बहुत सारे रेशे को डाल के फिर उसे स्पिनिंग किया जाता है। और उसी स्पिनिंग के ज़रिए क्या होता है, उस फाइबर से, उस कॉटन के फाइबर से कॉटन का धागा तैयार होता है। और जब वो धागा तैयार हो जाता है तो उसके बाद डिफरेंट सारे कपड़े बनाते हैं। इस कपड़े को हम लोग बड़े शौक से पहनते हैं। इट इज ऑब्टेन
फ्रॉम जूट। जूट जो होता है ये हमें जूट के पौधों से मिलता है। जूट जनरली आम भाषा में इसे पटुआ बोलते हैं। पटुआ जिसे हम लोग ज़्यादातर कैरी बैग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अनाज जो रखते हैं, जैसे आलू रखा जाता है, तो आलू रखने के लिए जिस बोरे का इस्तेमाल किया जाता है, वो बोरा जो होता है दरअसल जूट का ही बना हुआ होता है, जिसे हम पटुआ बोलते हैं। और उसे इंग्लिश टर्म में उसे हम लोग जूट बोलते हैं। तो जूट का इस्तेमाल, जूट जो हम प्राप्त करते हैं वो जूट के पौधे से ही जूट को प्राप्त किया जाता है। अब जूट के पौधे को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जूट का प्लांटेशन बहुत बड़े एरिया में किया जाता है। और जूट का प्लांटेशन, जैसे ही जूट का प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उस मैच्योर प्लांट को, जूट के मैच्योर प्लांट को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और हार्वेस्ट करने के बाद उसका एक गट्ठल बनाया जाता है, बहुत मोटा मोटा गट्ठल बना करके, और उसको फिर बांध करके, और कहीं बगल में जो कोई सोर्स है पानी का, रिवर है, तालाब है, नदी है, उसमें क्या किया जाता है, उस गट्ठल को डाल दिया जाता है। और 20-25 दिन, 1 महीने तक, मानो 1 महीने तक उसको डालने के बाद फिर क्या किया जाता है, उसे वहाँ से निकाल लिया जाता है। और निकालने के बाद अब क्या होता है, जो ये जैसे जूट का स्टीम है, तो इस जूट के स्टीम के ऊपर छिलका एक लगा हुआ होता है। तो जिस वक्त जूट के प्लांट की कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, तो उस वक्त छिलका जो होता है उसमें गम जैसा लगा हुआ रहता है, जेली लगा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है वो पूरा चिपका हुआ रहता है। और जैसे ही उसको रेटिंग के लिए, जैसे ही हम पानी में डालते हैं, तो उस पानी में जो 1 महीने तक डालें, इस प्रोसेस को रेटिंग बोला जाता है। रेटिंग के लिए उसमें डाल करके, और उसे जब हम निकालते हैं, पानी से निकालने के बाद क्या पाते हैं कि जूट का जो लकड़ी होता है, अंदर की लकड़ी, वो सड़ जाती है और उसके ऊपर की छिलका बड़े आसानी से निकलती है। और फिर उसी छिलका को एक साथ निकाल करके फिर उसकी पिटाई की जाती है। पिटाई करने से उसका रेशा अलग अलग होता है। फिर उसको अच्छे से सफाई करके उसे बहुत बड़ा सा गट्ठल में बांध दिया जाता है। और इस गट्ठल में बांधने के बाद उसे क्या किया जाता है, फैक्ट्री में सेंड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जूट से बने हुए कपड़े भी मिलते हैं, कैरी बैग भी मिलते हैं, थैला भी मिलते हैं, और बहुत से प्रकार का आइटम जो है हमें देखने को मिलता है, जिसका हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ये सारे आइटम्स जो होते हैं जूट के बने हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, जब जूट के बारे में तो पढ़े, अब जूट क्या होता है, अब जूट का क्या किया जाता है, तो जूट से जो छिलका को हम बाहर निकाल लेते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग रेटिंग बोलते हैं। और रेटिंग के बाद जो मैंने बताया, इसका बंडल बनाया जाता है, गट्ठल बना करके फिर फैक्ट्री में सेंड किया जाता है, जहाँ से जूट के डिफरेंट प्रकार के आइटम्स मिलते हैं। स्टीम ऑफ फ्लेक्स प्लांट, इसको स्टीम ऑफ फ्लेक्स प्लांट, और इसको हम फ्लेक्स फाइबर भी बोलते हैं। इसे हम फ्लेक्स फाइबर के भी नाम से जानते हैं। और लीलन जो है एक बहुत ही बेशकीमती कपड़ा होता है। मतलब लीलन से बने हुए कपड़ा ज़्यादा शाइनी होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उसे मतलब पहनने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। फिर उसे वो हमारे शरीर पे जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और इसलिए वो कॉस्टली मिलता है। और बड़े ही आसानी से लीलन का कपड़ा नहीं मिलता है, जितने की आसानी से हमें ये कॉटन का कपड़ा मिल जाता है, उतनी आसानी से हमें लीलन का कपड़ा नहीं मिलते हैं। और ये इसका जो है कॉस्ट भी इसके अपेक्षा में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो है मेन लीलन का जो उपयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा लीलन का उपयोग जो है धागा बनाने के लिए किया जाता है। धागा जो बनाते हैं सीने के लिए, तो क्योंकि लीलन का कपड़ा मजबूत होता है, इसलिए उसका उपयोग धागा बनाने में भी किया जाता है, जिससे वो अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को मजबूती दे सके। इसके बाद आता है हेम, HEMP,
हेम्प का मतलब होता है भांग। भांग 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 हेम्प का मतलब भांग होता है, जिसे भांग के छिलके को, हेम्प में स्टीम रहता है जैसे सभी पेड़ में होते हैं, तो उसी स्टीम के उस छिलके को अलग करके फिर उस भांग हेम्प का रस्सी बनाया जाता है। उस हेम्प के रस्सी के रोप बनाया जाता है, कैनवास बनाया जाता है। रोप बनाया जाता है, कैनवास बनाया जाता है, उसके बाद केबल बनाया जाता है, कारपेट बनाया जाता है। ये सब इसका बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, हेम्प का मेन रस्सी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कैनवास का मतलब तिरपाल होता है, तिरपाल इसका मतलब रस्सा, रोप का मतलब रस्सी, मतलब जहाज में उपयोग की जाने वाली कपड़ा। अब हम लोग इसमें सिप के बारे में बात करेंगे। भांग का जो तिरपाल बनाया जाता है उसका सिप में उपयोग किया जाता है। सिप में क्या देखते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं हम बहुत बड़े समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें ये मान लेते हैं समुद्र है, इसमें हमारा ये नाव है। तो नाव क्या है, अगर विंड का डायरेक्शन इस तरफ है और नाव भी इसी तरफ जा रही है, तो इसको यहाँ पे चलाने के लिए, इस नाव को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए या तो हाथ से कुछ चलाते हैं, नहीं तो मशीन जो लगा हुआ होगा वो क्या करेगा, वो भी इधर की तरफ फोर्स देता होगा, इसके कारण नाव आगे की तरफ बढ़ती है, देता होगा। तो उसी प्रकार जो है तब क्या किया जाता है, इस पे फोर्स कम लगाने के लिए इस पे क्या करते हैं, नाव ऐसे तिरपाल लगा देते हैं। तो तिरपाल क्या करता है, विंड का भी डायरेक्शन इधर ही जा रहा है, इसका भी इधर ही जा रहा है, जिससे नाव जो है बड़े आसानी से एक जगह से दूसरे जगह सेम ही डायरेक्शन में बड़े आसानी से जाते हैं, और जिससे जो है उस समय लोगों के, अगर कोई व्यक्ति से चला रहे तो उसकी एनर्जी भी बची रहती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक स्पीड में ट्रैवल भी कर लेते हैं। वही अगर विंड इधर की तरफ आएगा तब हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। क्योंकि हम आगे की तरफ जाएंगे, वो हम पीछे की तरफ चलेगा, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं